नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज हम कर रहे हैं। क्लास 6 की बुक गतिमान है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है आरंभिक नगर, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम बेसिकली बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि आज हम इस 3rd चैप्टर में हड़प्पा सिविलाइजेशन की गहराई में नहीं जाएंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं समझेंगे। केवल हड़प्पा सभ्यता की जो बेसिक सी जानकारी है, जिसकी एक समझ आपके अंदर विकसित हो सके, उन छोटी छोटी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हम 6 क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो ये जो टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला, ये आपके सामने एक बार फिर से आएगा। तो आगे की क्लासेस में आपको इसी टॉपिक के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी हम पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इतना सा आइडिया लग जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, यहाँ पर लोगों का जनजीवन कैसा था, यहाँ पर कौन कौन से काम होते थे, यहाँ पर किस तरीके से व्यापार किया जाता था, कौन कौन सी चीज़ों का आयात निर्यात होता था। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पिछले चैप्टर के बारे में भी पता होना चाहिए कि पिछले चैप्टर में हमने किस चीज़ के ऊपर बात की थी। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी जो हमारा आरंभिक मानव था, जिसकी प्रकृति कैसी थी, आखेटक और खाद्य संग्राहक, यानी वो शिकार करता था और भोजन के लिए संग्रहण की पद्धति पर विश्वास करता था, यानी भोजन का क्या करता था, संग्रह करता था। तो आरंभिक मनुष्य जो आखेटक और खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का था, वो धीरे धीरे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल से होते हुए नवपाषाण काल में आता है, और उसकी जो आखेटक और खाद्य संग्राहक की प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे स्थायित्व की तरफ बढ़ने लग जाती है। किसकी तरफ? स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लग जाती है। वो एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर देता है। कृषि के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, पशुपालन के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरी विकास यात्रा पिछली क्लास में देखी थी। अब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे समय गुजरता है, तो गाँव में जो लोग बस्तियाँ बनाकर रहते थे, या जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, उनमें जो है नगरों का विकास नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें विशेष रूप से सबसे पहला स्थान जहां पर हम नगरों की बात करते हैं, आरंभिक नगरीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्थान आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का आता है, हड़प्पा सभ्यता का आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हड़प्पा के जो पुरास्थल हैं, या जो हड़प्पा से संबंधित नगर हैं, हड़प्पा से संबंधित जो साइट्स हैं, उनको एक ऑन एन एवरेज लेकर के चलें तो लगभग आज से 4700 वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था। ये जो किताब जब हमने स्टार्ट करी थी, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, खास करके क्लास 6 की, तो आप 2000 को बेस ईयर लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तिथियों के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, डायरेक्ट तिथियों के बारे में नहीं बताया गया है। इस तरीके से बताया गया है कि हम 2000 में जी रहे हैं, और 2000 से लेकर के पीछे की तरफ जाएं तो कितने वर्ष पूर्व कोई घटना हुई थी। ठीक है, जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपने पढ़ा होगा तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो टाइम पीरियड है वो क्या मानी जाती है, लगभग 2600 एडी। ठीक है, ईसा पूर्व से 1900 एडी के मध्य ये जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी ये अस्तित्व में थी। ठीक है, लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है, इसकी जो समयावधि है, इसका जो टाइम पीरियड है, वो माना जाता है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगाइए कि यहाँ पर जो टाइम दे रखा है आपको बुक में, वो दे रखा है 4700 ईस्वी पूर्व, और 4700 ईस्वी पूर्व में से आप 2000 घटा दीजिए तो आपको लगभग जो डेटा निकल करके आएगा वो 2700 साल निकल करके आएगा। ठीक है, तो वही 2600-2700 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि 2700 या 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता जो है वो अपने अस्तित्व में थी। ठीक है, तो यहाँ पर समय को पीछे ले जाकर के बताया गया है, एग्जैक्ट तिथियाँ नहीं दी गई हैं। जब ये बुक खत्म हो जाएगी तो इस बुक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो एक पेज पर लास्ट में बुक के में दी गई हैं, जिन्हें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे एक आइडिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा पुरास्थल 4700 वर्ष पूर्व लगभग हड़प्पा के जितने साइट्स हैं उसको एक कह सकते हैं अनुमान लगा करके चलें, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि हड़प्पा के जो साइट्स हैं लगभग 4700 वर्ष पूर्व ये निर्मित हुए थे। हड़प्पा के पुरास्थलों की, या हड़प्पा के जो नगर थे, हड़प्पा के जो शहर थे, इनकी कुछ विशेषताएं थीं। विशेषताएं क्या थीं कि ये जो नगर थे, ये जो शहर थे, ये 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित थे। मतलब नगर को, जो भी शहर हो, कोई भी पार्टिकुलर आप शहर उठा के लीजिए, खुद हड़प्पा शहर की बात करें, मोहनजोदारो की बात करें, तो इन शहरों का जो स्ट्रक्चर था
इन शहरों की जो निर्माण किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि नगर जो है दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। इसका जो वेस्टर्न पार्ट था, यानी किसी भी नगर का जो पश्चिमी भाग होता था, वो अपेक्षाकृत पूर्वी हिस्से से छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था। ठीक है, समझिएगा, पश्चिमी हिस्सा जो होता था हड़प्पा के पुरास्थलों का, वो छोटा था लेकिन सामान्यतः ऊंचाई पर बना हुआ हिस्सा था। और नगरों का जो पूर्वी हिस्सा होता था वो निचले इलाके में रहता था, लेकिन कैसा होता था, मतलब बड़ा होता था। पश्चिमी भाग जो है वो ऊंचा था, पश्चिमी भाग कैसा था, ऊंचा था लेकिन छोटा था। पूर्वी भाग जो था वो निचला था लेकिन बड़ा था। तो ये समझने की जरूरी है। तो पश्चिमी भाग का जो छोटा हिस्सा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ जो हिस्सा होता था नगरों का, उनको नगर दुर्ग कहा जाता था। और पूर्वी हिस्सा जो कि बड़ा होता था जनरली और जो कि निचले इलाके में पड़ता था, उसको निचले नगर के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदाड़ो जो एक स्थान है, एक साइट है इस पूरी सिविलाइजेशन की, अगर हम बात करें तो इसका एक स्थान आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है। यानी मोहनजोदाड़ो शब्द का जो मतलब है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो स्थान पर एक महान स्नानागार की प्राप्ति हुई है। वहाँ पर जो पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा जो खुदाई हुई थी उस स्थान की, तो वहाँ पर क्या मिली है, एक महान स्नानागार मिला है। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया। जिस तरीके से आधुनिक समय में हम जब भी मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें ईंटों का यूज़ करते हैं, उसमें हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वो जो जिस सभ्यता की हम बात करें तो वो भी काफ़ी विकसित सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ पर भी पक्की ईंटों का और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत को चढ़ाया गया था। इसके अलावा दो अन्य साइट्स हैं इस सभ्यता की। एक है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अगर था आपसे पूछा जाए तो क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा को क्या कहा जाता है, काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल, लोथल भी जो है एक इम्पॉर्टेंट साइट थी इस सभ्यता की। आगे इनके बारे में कौन कौन से स्थान किस किस चीज़ के लिए फेमस हैं, किस किस स्थान से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो बहुत सारा डिटेल में जो मटेरियल है वो आगे आप पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ से बताते चल रहा हूँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल जो था ये हड़प्पा सभ्यता का एक पत्तन नगर था, बंदरगाह नगर माना जाता था। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कालीबंगा और लोथल नामक के स्थान से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो जब हवन किया जाता है या यज्ञ किया जाता है तो वहाँ पर एक कुंड टाइप का बनाया जाता है जिसमें ये प्रक्रिया जो है संपादित की जाती है। तो कालीबंगा और लोथल में जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शायद लोग पूजा पाठ करते थे और यज्ञ की जो प्रक्रियाएं थीं, यज्ञ की जो क्रियाएं थीं वो भी शायद ये लोग किया करते थे। तो यज्ञ की संभावना को दर्शाता है कालीबंगा और लोथल में जो अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें भवन, नाले, सड़कें ये किस तरीके की हुआ करती थी, तो जो घर होते थे इस सभ्यता के, जो भी साइट्स हैं, अलग अलग स्थान हैं, इनमें जो घर थे वो एक मंजिला भी होते और उसमें बहुत सारे घर दो मंजिला भी थे। आंगन होता था घर में, जैसे हम नॉर्मली अपने घरों में देखते हैं कि एक आंगन होता है, बीच में आंगन और आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। ठीक है, जैसे ये कोई आंगन हो गया। ठीक है, ये घर है। ठीक है, ये जो है मान करके चलिए घर है, मैं जो डायग्राम जैसा बना पा रहा हूँ उसको समझिएगा। जैसे ये बीच का घर का आंगन हो गया, इस आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। जैसे एक कमरा ये हो गया, एक कमरा इधर हो गया, एक कमरा इधर हो गया, एक कमरा इधर हो गया, बीच में आंगन होता था घर के बीचों बीच में। ठीक है, और घरों में कुएं भी पाए जाते थे। इसके अलावा घरों में पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर बाथरूम भी हुआ करते थे, स्नान घर भी हुआ करते थे। बाहर की बात करें, जो नालियाँ थीं पानी के निकास के लिए, जो नाले हुआ करते थे वो ढके हुए होते थे। जैसे वर्तमान समय में, आज के समय में जो नाले बनाए जाते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, ढके हुए नाले होते हैं। और वो नाले जो थे वो ढलान युक्त होते थे ताकि पानी जो है आसानी से जहाँ तक उसको पहुँचाना है, मतलब शहर से बाहर निकालना है पानी को, तो उनको ढलान युक्त बनाया जाता था ताकि घरों से निकला हुआ जो पानी है वो नालों के सहारे शहर से बाहर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा नालों में जगह जगह मेन होल होते थे। मेन होल क्यों रखे जाते थे, जैसे आपने देखा होगा शहरों में जो नालों की व्यवस्था होती है उसमें बीच बीच में क्या होता है, एक जैसे कहते हैं ना वो सीवर वाला ढक्कन जो आपने देखा होगा, तो वो ढक्कन टाइप का किस लिए बनाते हैं, ताकि अगर उसमें कभी चौक हो जाए या उसमें कभी भी कह सकते हैं कि पानी का निकास बंद हो जाए या उसमें ज़्यादा गंदगी हो जाए या फिर पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, तो उसकी
उस मेन होल के जरिए क्या की जा सके, सफाई की जा सके। तो ये लोग आज से समझिए, आप ये अनुमान लगाइए, हम बात कर रहे हैं लगभग 2600 ईस्वी पूर्व की बात। तो उस टाइम पर लोगों का दिमाग की जो सोच थी उनकी, वो कितनी विकसित रही होगी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो कि आज हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो उन्होंने आज से 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 4000 वर्ष पूर्व ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही विकसित कर ली थी। नगरीय जीवन की अगर हम बात करें तो शहर जो होते थे उनमें हलचल रहा करती थी, मार्केट वगैरह हुआ करते थे। शासक या जो मुखिया होते थे, जो भी नगर के मुखिया होते थे, उनके द्वारा लगातार इमारतें बनाने की योजनाएं जो है वो बनाई जाती थी। दूर दराज से बहुमूल्य वस्तुएं मंगाई जाती थी और उन बहुमूल्य वस्तुओं से और भी अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, जैसे मन के आभूषण वगैरह, ये जो है इनका आयात निर्यात होता रहता था। इसके अलावा यहाँ पर जो विनिमय की प्रथा थी, ठीक है, विनिमय की प्रथा, मुद्राओं का प्रचलन था, मोहरें वगैरह भी मिली हैं। मोहरों पर लेखन के प्रमाण भी मिले हैं, जैसे मान करके चलिए कोई मोहर है, उस पर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई चित्र बना हुआ मिला है, कोई भी ऐसा डायग्राम टाइप का बना हुआ मिला है। मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि मोहरों पर लेखन की परंपरा भी इस सभ्यता में प्रचलित थी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शिल्पों में पारंगत लोग भी रहते थे। स्त्री पुरुष जो है अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे, अलग अलग प्रकार की शिल्पों का ज्ञान रखते थे और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो इस तरह की नगरीय जीवन की जो स्थितियाँ थीं वो इस सभ्यता में थी। यहाँ पर एक छोटा सा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ साइट्स दिखाई गई हैं इस सिविलाइजेशन की, ठीक है। और इन साइट्स में आप देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे हड़प्पा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ आपने देखी होगी, जो प्रारंभिक जितनी भी सभ्यताएं थी वो खास करके नदियों के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी, और इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम स्थान है वो आप देखेंगे नदियों के आसपास के इलाके के आसपास हैं, जैसे सिंधु नदी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी के पास में देखिए आप मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इधर से आप देखेंगे तो हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ऐसे ही ये जो मोहनजोदड़ो वाला आपका साइट है, ये भी जो है आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला है लरकाना जिला, वहाँ पर जो है ये अवस्थित है मोहनजोदड़ो। इसके अलावा चन्हूदड़ो नामक स्थान जो है ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। राखीगढ़ी जो ये भी जो है एक इंडस वैली की साइट है और ये आपकी हरियाणा में पड़ती है। कालीबंगा, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये जो है आपकी कहाँ पे पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है कालीबंगा। तो हालांकि इन स्थानों के बारे में जिनके नाम आप सुन पा रहे हैं, इन स्थानों से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन अभी हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी केवल हम एक व्यू बना रहे हैं दिमाग में, अभी हम केवल चीज़ों को बेसिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी स्थान समझिए और ये स्थान कहाँ पर लोकेटेड है वो चीज़ समझिए। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, चनूदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, धौलावीरा ये आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। सुरकोटदा, सुरकोटदा जो स्थान है इससे जुड़ा हुआ काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। ये भी गुजरात के कच्छ जो है एरिया में पड़ता है सुरकोटदा, और यहाँ से घोड़े के अवशेष मिलते हैं सुरकोटदा, ठीक है, याद रखेंगे सुरकोटदा, ये से घोड़े के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। लोथल ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लोथल ये भी गुजरात में है और लोथल की लोकेशन आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर है, बिल्कुल जो तटीय इलाका है ना वहाँ पर लोथल जो है लोकेटेड है, क्योंकि ये जो इलाका था देखिए अरब सागर वाला इलाका था, और इसी वजह से यहाँ पर ये संभावना दर्ज की जाती है कि लोथल में जो है एक बहुत बड़ा बंदरगाह रहा होगा उस टाइम पर, जहाँ पर चीज़ें बाहर के देशों से लाई जाती रही होंगी, आयात निर्यात चीज़ों का चलता रहा होगा। तो लोथल जो है एक पत्तन नगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो गुजरात में है इसकी स्थिति है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से नगरी जीवन आपने देख लिया। नगर एवं नए शिल्पों के बारे में अगर हम बात करें तो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी, इन सभी चीज़ों से निर्मित औजार, हथियार, गहने और बर्तन जो है यहाँ पर इनकी अवस्थिति का पता चलता है। यानी यहाँ पर हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। किस किस चीज़ से बनाए जाते थे? पत्थरों से, शंखों से, तांबे, कांसे, सोना, चांदी, इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई नहीं दे रही होगी, लोहा, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, ठीक है। लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें, या सोने का पता चल गया था इनको, चांदी का पता चल गया था, कांसे की चीज़ें बनाने लगे थे, तांबे का यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन लोहे के बारे में जानकारी अभी तक लोगों को नहीं थी। इसके अलावा मनके यहाँ पर जो है बड़े यूज़ होते थे।
इन मनकों का निर्माण किससे किया जाता था? एक विशेष प्रकार के पत्थर से मनके बनाए जाते थे जिसको कार्निलियन पत्थर कहा जाता है। इसके अलावा तौल या माप के लिए बांटों का इस्तेमाल होता था जो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थर की कुछ आयताकार मोहरें भी मिली हैं जिन पर जानवरों के चित्र जो है देखने को मिलते हैं। खास करके हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक जो प्रमुख जानवर है जिनके चित्र काफ़ी सारी मुद्राओं पर, काफ़ी सारी मोहरों पर देखने को मिलते हैं, वो है एक श्रृंगी जो जानवर है, एक सींग वाला जो जानवर है, वो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहरों पर देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी का बर्तन जिसका कलर रेड है, और रेड बर्तन के ऊपर काले रंग से डिजाइन या कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, इस तरीके के बर्तन यहाँ से मिले हैं। कढ़ाईदार वस्त्रों के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, और यहाँ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः आज से लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी। मेहरगढ़ जो है एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। पिछली क्लास में मैंने मेहरगढ़ के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो मेहरगढ़ जो है यहाँ पर खेती हुआ करती थी आज से काफ़ी समय पहले, लगभग 7000 साल पहले। तो कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि मेहरगढ़ में आज से 7000 साल पहले तक कपास की खेती जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी, और जब कपास की खेती प्रारंभ हो चुकी थी तो लोगों ने वस्त्र बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे उनमें और ज़्यादा जो है सुधार हुआ और लोग कढ़ाईदार वस्त्र बनाने लगे थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा चांदी के फूलदान का एक ढक्कन मिला है। पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकली जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। फेयंस जो है एक विशेष प्रकार का एक कृत्रिम पत्थर इसको कह सकते हैं, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ पत्थर इसको कह सकते हैं फेयंस। इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, प्रकृति में नहीं मिलता है फेयंस। फेयंस कैसे बनाते थे ये लोग बालू या स्फटिक पत्थर के को चूर्ण रूप में, मतलब उसका जो है पाउडर टाइप का बना करके उसमें गोंद मिलाते थे और उनको मिक्स करके फेयंस बनाते थे। ये कृत्रिम पत्थर है। फिर इस फेयंस से क्या बनाया जाता था? मनके बनाए जाते थे, चूड़ी बनाई जाती थी, छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा फेयंस से ही बनी तकली मिली है। तकली आप जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाँवों में जो पुराने लोग हैं या जो पुरानी हमारी जैसे दादी वगैरह हुआ करती हैं ये सारी, तो अभी लोगों को तो ज्ञान नहीं है, वो लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो जैसे पहले स्वेटर देखते थे आप, हैंड वुवन स्वेटर पहनते थे, हैंड वुवन जर्सी पहनते थे आप, है ना, जिसको हाथ की मदद से ऊन का गोला और वो तकली टाइप की होती थी उनसे मिला करके बनाया जाता था। इस तरह की तकली जो है फेयंस कृत्रिम पत्थर से बनी हुई यहाँ पर मिली है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर सूत कताई भी होती थी और जो है हाथ से कपड़े बुने जाते थे, ठीक है। तकली देखिए दोनों अर्थों में आप यूज़ कर सकते हैं। एक तकली वो होती है जो चरखा होता है, चरखे से क्या होता है, चरखे से जो जैसे कपास है, कपास सूत काता जाता है। जैसे गांधी जी की इमेज आपको दिमाग में आ रही होगी, वो जब चरखा चलाते थे तो सूत काटते थे, ठीक है। तो जो सूत होता है मतलब कपड़ा जो होता है, कॉटन होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उससे कॉटन की रेशे बनाए जाते थे, कॉटन के धागे बनाए जाते थे जो आपका कपास होता था। तो ठीक है, तो वहाँ पर एक पतली सी निडल टाइप की लगी होती है जिसमें उसको फंसाया जाता है और उसी के साथ धागा इस तरीके से निकाला जाता है, तो वो तकली होती है, ठीक है। इसके अलावा तकली जो हाथ से हम ऊन की सहायता से जो कपड़े निर्माण करते हैं, यानी जो ऊनी कपड़े बनाते हैं, उनके लिए भी जो चीज़ें यूज़ करती हैं उनको भी सलाई या तकली कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका कच्चे माल की खोज में। देखिए यहाँ पर तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत। यानी जो तांबा की बात करें या टिन की बात करें, सोना की बात करें, चांदी की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है बाहर से भी मंगाई जाती थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ से ये लोग बाहर की ओर भेजते थे, यानी जिनका क्या करते थे, निर्यात करते थे। कुछ लोग कुछ चीज़ों का ये आयात भी करते थे। तो यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में तांबा जो है वो कहाँ से मंगाया जाता था इन स्थानों पर। तो ये राजस्थान से, अपने अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो राजस्थान से तांबा आयात कर रहे थे ये लोग। इसके अलावा पश्चिमी एशियाई देश ओमान का नाम आता है यहाँ पर, ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था, ठीक है। तो तांबा कहाँ कहाँ से आता था? भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो राजस्थान से तांबा मंगाया जाता था। पश्चिमी एशियाई देश की बात करें तो यहाँ पर ओमान का नाम विशेष रूप से उल्लिखित है, तो ओमान से जो है तांबा मंगाया जाता था। टिन जो होता है ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टिन का यूज किसके लिए होता था? कांसा बनाने के लिए, ब्रॉन्ज बनाने के लिए, ठीक है। ये मिश्र धातु जो होती है, कांसा जो है एक अलॉय है, अलॉय मेटल है, और अलॉय मेटल बनाने के लिए टिन जो है आयात किया जाता था, मंगाया जाता था। कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से। इसके अलावा सोना भारतीय उपमहाद्वीप में कर्नाटक से मंगाया जाता था। इसके अलावा जो कुछ बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे वे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से
यहाँ पर मंगाए जाते थे। ठीक है, तो ये कच्चा माल था जिनकी सहायता से कुछ अन्य चीज़ें इस सिविलाइजेशन के दौरान बनाई जाती रही होंगी। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो भोजन होता था, ऐसी बात नहीं है, देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग गाँवों में नहीं रहते थे। बहुत से लोग गाँवों में भी रहते थे, लेकिन यहाँ पर इसको नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम बार नगरों की अवस्थिति का प्रमाण इसी सिविलाइजेशन में मिलता है। इस वजह से इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसका मतलब ये आप कतई न समझें कि यहाँ पर लोग गाँवों में नहीं रहते थे। तो कुछ लोग यहाँ पे गांवों में भी रहते थे और गांवों में रहकर के अपनी खेती बाड़ी, जो भी कृषि से संबंधित कार्य थे, वो करते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये इस टाइप की जो फसलें हैं वो उगाते थे और इनको शहर ले जाते थे, नगरों की तरफ ले जाते थे। तो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था करते थे वो ग्रामीण लोग करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पशुपालन होता था। गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ, ये सारे जो जानवर थे ये पाले जाते थे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा किया जाता था। मछली पकड़ना जो है यहाँ का ये भी प्रमुख काम था। इसके अलावा लोग शिकार करने में भी जो है रुचि रखते। तो ये सारे काम जो थे ये भोजन से संबंधित हैं, जिनकी वजह से नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर, ठीक है, गुजरात में विशेष रूप से यहाँ पर दो नगरों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दो नगरों के बारे में ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 में, एक धौलावीरा, एक लोथल। तो ये दोनों ही स्थल जो हैं ये गुजरात से संबंधित हैं। तो पहले धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा जो था ये कच्छ के इलाके में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है खदिर बेत। ठीक है, कच्छ के इलाके में एक छोटा सा आइलैंड है खदिर बेत, उसी के किनारे पर अवस्थित है धौलावीरा। ये धौलावीरा जो नगर है ये 3 भागों में बटा हुआ था। इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। जैसे मान करके चलिए कि जैसे आप मिडाइवल हिस्ट्री में आप देखते हैं कि, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिडाइवल हिस्ट्री में जिस तरीके से स्थापत्य कला का विकास हुआ था उस तरह की स्थापत्य कला यहाँ पर थी, तो उस तरह की स्थापत्य कला नहीं थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। जैसे किसी राजा की राजधानी है मिडाइवल हिस्ट्री की, तो जो नगर बसा हुआ है उस नगर के चारों ओर एक 4 दीवारी का निर्माण किया जाता था, बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे, दुर्ग टाइप का खड़ा किया जाता था। तो उस तरह की चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। तो धौलावीरा नगर जो था 3 भागों में विभक्त था। इसके चारों ओर ऊंची दीवार थी और बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर हड़प्पा लिपि की खुदाई या उसका अंकन भी जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इस तरीके के प्रमाण भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। और यहाँ धौलावीरा जो था ये साफ पानी के लिए प्रसिद्ध था, बहुत यहाँ का साफ पानी था। इसके अलावा धौलावीरा की जो जमीन थी, यहाँ की जो भूमि थी, वो भी काफ़ी उपजाऊ थी। लोथल की बात करें तो ये साबरमती की एक उपनदी है, यानी साबरमती से ही निकली है एक भोगवा नदी, उसके किनारे बसा हुआ शहर है लोथल। ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये जो है पत्थर, शंख या धातुओं से जो चीज़ें निर्मित की जाती थी उन चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में लोथल को जाना जाता था। यहाँ पर मुद्रांकन होता था, मुहरबंदी होती थी, यानी कि जैसे कोई मुहर है तो वो मिट्टी की उसको मिट्टी की मुहर बना दी, फिर उसको पकाया जाता था ताकि वो थोड़ी पक्की हो जाए। तो इस तरह की जो मुहरें होती थी गीली मिट्टी की, जब ये बनाई जाती थी, इन पर किसी चीज़ को या किसी कह सकते हैं कोई चित्र इस पर अंकित करना है या कोई विशेष चिन्ह इस पर अंकित करना है, तो गीली मिट्टी पर जो भी चीज़ आप दबा करके उस पर जो है छाप छोड़ेंगे तो वो चीज़ एज इट इज़ उस पर प्रिंट हो जाएगी। तो गीली मिट्टी पर किसी विशेष चीज़ को दबाने से उसकी छाप जो उस पर बन जाती थी, उसका एक चित्र या उसकी एक आकृति टाइप की बन जाती थी। उस तरह की जो प्रक्रिया थी उसको बोलते थे मुद्रांकन या मोहरबंदी, मतलब जो मोहर है उस पर किसी विशेष चित्र को स्थापित करना। तो मुद्रांकन और मोहरबंदी के प्रमाण जो है वो लोथल से मिलते हैं। इसके अलावा लोथल में एक मनके बनाने के कारखाने का भी प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, देखिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। हड़प्पा सभ्यता के अगर हम अंत की बात करें, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका कोई स्पष्ट प्रमाण आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में अलग अलग विद्वानों में, अलग अलग इतिहासकारों में आज भी यानी वर्तमान समय में भी बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, कोई मानता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ आर्यों के आक्रमण से, कोई कहता है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ, कोई कहता है कि जो रिसोर्सेज थी जिनकी वजह से इन नगरों का संचालन हो रहा था, इन नगरों की जो भी आर्थिक सामाजिक गतिविधियां थी वो संचालित की जा रही थी, वो रिसोर्सेज खत्म हो गए। कोई कहता है बहुत तेज बाढ़ के आने से
जो है, या बहुत कह सकते हैं किसी बांध के टूटने से या नदियों में उफान से, इस तरह की चीज़ों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ या हड़प्पा सभ्यता के नगरों के जो है विनाश हो गया। तो इन चीज़ों में काफ़ी मतभेद हैं और ये चीज़ें आज भी क्लियर नहीं हैं। अलग अलग इतिहासकारों के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के जो मत हैं वो अलग अलग इतिहासकारों के आपको देखने को मिलेंगे। हमें यहाँ पर बस इतना याद रखना है, आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी बड़े विस्तार से आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बस यही समझना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत कब हो जाती है। तो ये लगभग 3900 साल पहले होती है। लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है 2680, और इसके अलावा आपका यहाँ से लेकर के 1900 AD, ठीक है। मैंने आपको बताया था कक्षा 6 की किताब में जो तिथि हैं इनमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं बार बार आपको बताते चल रहा हूँ। बेस ईयर आपको 2000 मान करके चलना है, जैसे मान करके चलना है। अभी 2000 है, तो जो भी तिथि यहाँ पर लिख रही है, मतलब जितने साल पहले या 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000, उसमें से अगर आपको एग्जैक्ट तिथि जाननी है तो 2000 को माइनस कर दीजिएगा, आपको एग्जैक्ट जो डेट है वो मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत या हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है लगभग 3900 साल पहले। अब 3900 में से आप 2000 माइनस करेंगे, ये बुक में दे रखा है, ठीक है, बेस ईयर है, तो ये निकल के आएगा 1900 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 1900 AD निकल करके आएगा। और वही मैंने आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है 2600 से 1900 AD माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और फिर आता है लास्ट में, आपको पता ही है क्लास 6 के प्रत्येक चैप्टर के अंत में एक सेक्शन दिया होता है अन्यत्र, मतलब जिस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता जैसी चीज़ों का विकास हो रहा था या हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास हो रहा था, उसी टाइम के आसपास, उसी समयावधि में मिस्र में लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व राजाओं ने सोने, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजना प्रारंभ कर दिया था। और इसी समय पर जो आज आप देखते हैं विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड्स भी आते हैं। तो ये बड़े बड़े जो मकबरे थे, ये मकबरे ही थे दरअसल, जो पिरामिड्स की बात होती है ये मकबरे ही थे। इन पिरामिड्स की बनने की शुरुआत भी या जो पिरामिड बनने का जो समय है वो भी लगभग इसी समय के आसपास है जब हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास हो रहा था, ठीक है। तो बड़े बड़े मकबरे जो है इन राजाओं ने बनवाए। ये मकबरे क्यों बनाए जाते थे कि यहाँ के जो राजा या रानी होते थे उनकी डेथ के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो शव होते थे, उनकी जो डेड बॉडी होती थी, उन पर एक विशेष लेप चढ़ा करके उनको एक ताबूत में बंद करके इन पिरामिडों में स्थापित किया जाता था, ठीक है। तो ये दरअसल ये जो पिरामिड्स हैं आज जो देखते हैं आप, जो आपको दिखाई देते हैं, ये पिरामिड दरअसल पुराने इजिप्ट के जो भी राजा रानी होते थे उनके मकबरे ही हैं। तो जो शव जो सुरक्षित रूप में रखा जाता था, एक विशेष प्रकार का लेप करके उसको पट्टियां या कपड़े से बांध करके ताबूत में रखा जाता था, तो उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ममी कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ममी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सो है, आज का सेशन यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ से मिली होंगी। आज का क्लास पसंद आता है तो हमेशा की तरह आपका फीडबैक, रिस्पॉन्स, आपका जो भी आपका मत रहता है इस क्लास के बारे में वो इस कमेंट सेक्शन में देना न भूलिएगा। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी पर्सन है, उनके लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।